नमस्कार साथियों, आशा है कि आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे साथ जुड़कर आपकी पढ़ाई और भी बेहतरीन हो रही होगी। चलिए आज हम लोग जानते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों, जैसे कि इससे पहले कि मैंने दो वीडियो बनाई है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हैं, जाइए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जाइए, वहाँ से मैंने उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया है। जाइए, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देखिए और देखने के बाद आप इस वीडियो पर आइए, ताकि आपको चीज़ें बारीकी से समझ में आए। अन्यथा जब आप बीच से देखते हैं तो चीज़ें शायद आपको समझ में ना आए। मेरे पढ़ाने की तरीके, शैली कुछ आपको लग सकते हैं, लेकिन जब आप शुरुआती से देखिएगा तो आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझ में आएगा। और एग्ज़ाम के ओवरव्यू से आप समझिए कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। लेकिन बच्चों, चीज़ें सिर्फ एग्ज़ाम के ओवरव्यू से ही नहीं, बल्कि हमारे सीख से भी निर्भर रखता है। हमें सीखना भी बहुत ज़रूरी है। हर एग्ज़ाम के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं किया जाता है, बल्कि हमारे सीख के लिए भी हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। बच्चों, आप समझिए कि कुछ बच्चे कहते हैं सर हमसे नहीं होता है, इतना बड़ा सिलेबस, इतने बड़े बड़े थ्योरी हमसे नहीं याद होते हैं। बच्चों, कभी आप लोगों ने अपने से प्रश्न पूछा? जैसे मेरा नाम सूरज है, आप लोगों को पता होगा। मैं अपने आप से प्रश्न पूछता हूँ, ए सूरज, तुम बताओ तो कि आज तुम्हारे जिला में जो कलेक्टर है, आज तुम्हारे ब्लॉक में जो बीडीओ साहब है, वो बीडीओ कैसे बना? जो जिला में है वो कलेक्टर कैसे बना? कभी आप लोगों ने ऐसा प्रश्न खुद से पूछा? क्या वो लोग नहीं पढ़े, बिना पढ़े यहाँ तक चले आए? क्या ऐसी कोई बात है? क्या उन्होंने मेहनत नहीं किया? ऐसी कोई बात है? नहीं है बच्चा लोग। तो समझिए कि बिना मेहनत के आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। आपकी मेहनत ही आपकी सफलता का एक राज है। आज का मेरा ये छोटा सा मोटिवेशन था आपके लिए। आप समझिए कि आप मेहनत कीजिए, बिना मेहनत के इस संसार में कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप मजदूर ही बनते हैं तो वहाँ पर भी आपको मेहनत करना पड़ता है, और आप एक बहुत बड़े अधिकारी बनते हैं तो वहाँ पर भी आपको मेहनत करने की आवश्यकता होती है। बिना समझिए, बिना मेहनत के आपको कभी भी कोई सफलता नहीं मिल सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे पिताजी हमें कमा कर दे रहे हैं, तो बाबू आप लोग अभी बहुत छोटे हो, इस चीज़ से अपरिचित हो कि अभी संसार में क्या होने वाला है और क्या होगा। आप लोग भविष्य के बारे में सोचिए और खुद अपने पढ़ाई को अग्रसर कीजिए। अभी भी आपके पास 6 महीना का समय है। अब तो आप अपनी किताब कॉपी के पीछे समय दीजिए। अब तक जो हुआ छोड़िए उसे, लेकिन अब समय है कुछ करने का, कुछ जज्बा दिखाने का। अगर आप लोग अब भी पीछे हटते हैं तो समझिए कि आप अपने भविष्य को अपने हाथों से उछाल रहे हैं। एक सिक्के जब हाथ में आता है कैसे उछाला जाता है? जो चाहे उसको उछाल सकता है। उसी प्रकार बाबू आप भी एक सिक्का बन के रह जाइएगा जिसे कोई भी उछाल देगा। समझिए, बनना है तो सोना बनिए, लोग उछालने से पहले डरे कि कहीं खो ना जाए। समझिए। चलिए आज के लिए क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज जो क्लास होगा, इससे पहले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था पोषण के 2 विधि, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण किनमें होता है, परपोषण किनमें होता है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने पढ़ चुका है। उससे पहले की वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको जैव प्रक्रम, अर्थात फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने जैव प्रक्रम पढ़ाया था। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको पोषण की कई सारी विधियाँ पढ़ाई थी। और आज हम लोग पोषण में ही पढ़ने वाले हैं। जो कि स्वपोषण करता है वो जरूरी है प्रकाश संश्लेषण, जो कि क्लास 10 के लिए बहुत आवश्यक है। चलिए आज उसको हम लोग समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चे लोग? आप इस बात को याद रखिएगा, इसे इंग्लिश शब्द में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अब फोटोसिंथेसिस से एक बहुत अच्छा अर्थ निकलता है, मैं आपको उसको भी आगे बताऊंगा। चलो मैं
फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहाँ होती है बच्चे लोग? तो याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया पौधे के पत्तियों में होती है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के पत्ती में होती है। चलिए मैं एक पौधा बनाता हूँ, मैं उससे एक पत्ती बाहर निकालूंगा और उस पत्ती में मैं सारी क्रियाएं बताऊंगा आपको। चलिए ध्यान दीजिए, ये हमारा एक छोटा सा पौधा है जो कि ये इसका जड़ है, ये आप देख ही पा रहे होंगे, ये इसका क्या है हमारे बच्चे लोग, ये इसका जड़ है, ठीक है, आप लोग देख सकते होंगे। और ये मैंने बना दिया ये एक पौधा, ये इसका कुछ टहनी बना दिया मैंने। चलिए ये हमारा बन गया एक पौधा। अब हम इससे निकालेंगे एक निकालेंगे हम लोग पौधा, एक पत्ती निकालेंगे। चलिए मैं यहाँ से मान लीजिए एक पत्ती इससे किनारे से निकालता हूँ। ये हमारा एक पत्ती हो गया। समझिए ये हमारा क्या हो गया बच्चा लोग, एक पत्ती हो गया। पत्ती को मैं थोड़ा सा और अच्छा से पत्ती जैसा फिल लेता हूँ। चलिए ये मेरा हो गया पत्ती। बच्चे लोग अभी ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी रहता है? तो जरूरी है, आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें बनाना पड़ेगा एक सूर्य की प्रकाश, सूर्य का प्रकाश बनाना पड़ेगा। तो वो मैं सूर्य का प्रकाश यहाँ बनाता हूँ। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जगह थोड़ा सा हाँ, सूर्य भगवान है तो थोड़ा सा गुस्सैले टाइप के ही होंगे, ठीक है, तब ना आग निकालेंगे। अब ठंडा हो गए तो फिर बाद अच्छा जाएगा, फिर बारिश हो जाएगा तो फिर प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। समझिए ये हम लोगों ने बना दिया सूर्य, आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश आता है, यहाँ से क्या आता है बच्चा लोग, प्रकाश आ रहा है। यहाँ से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। और पौधे क्या करते हैं ना, यहाँ पर ना इसके ज़मीन होता है, ये क्या होता है बच्चा लोग, ज़मीन होता है ये यहाँ पर। और ज़मीन में आपको पता होगा होते हैं जल, ज़मीन में क्या होता है बच्चा लोग, जल होते हैं। इसमें होता है H2O। अच्छा, किन किन बच्चों को पता है कि ये जल का सूत्र है? सर सूत्र क्या होता है बच्चा लोग, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, जो कि हाइड्रोजन का दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु से मिलकर बना होता है। मैं इस चीज़ को भी बहुत आराम से पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री में, आपको ध्यान दीजिएगा। जो ज़मीन में होता है वो होता है जल और खनिज। हमारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो होगा वो होगा जल, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बाकी खनिज का प्रयोग बाद में पढ़ेंगे। ध्यान देना बच्चे लोग। अर्थात अब यहाँ पत्ती में आते हैं, ये है मान लो सूर्य, ये हमें क्या कर रहे हैं, पत्ती को रोशनी देने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। ये पत्ती क्या कर रही है, सूर्य का रोशनी ले रही है, क्योंकि बाबू पता होगा प्रकाश संश्लेषण की सारी क्रियाएं पत्ती में होती है और पत्ती में ही भोजन बनता है। ध्यान देना बच्चा लोग। अब ये जो पत्ती है ये बाहर से, कहाँ से बाबू, वातावरण से। वातावरण मतलब क्या होता है, हमारा वायुमंडल, हमारा वातावरण जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जिसमें हम लोग सांस ले रहे हैं, वो हमारा वातावरण है। इस वातावरण से वो हमारा CO2 गैस ग्रहण करती है, ठीक है। और इस पत्ती के अंदर होता है एक वर्णक, क्या होता है बच्चा लोग, वर्णक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हरित लवक। क्या कहते हैं बच्चा लोग, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हरित लवक लिखते हैं हम, हरित लवक, या इसे इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है पर्णहरित, हिंदी में पर्णहरित कहा जाता है, और हम आपको बताएंगे पर्णहरित, जिसे इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं।
ठीक है बच्चा लोग। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती का रंग कैसा होता है बच्चा? हरा होता है। पत्ती का रंग कैसा होता है बच्चा? वो हरा होता है। क्या आप लोग को दिख रहा है सब कुछ? क्या आप लोगों को सब कुछ दिख रहा है? पत्ती का रंग कैसा हो रहा है? हरा हो रहा है। क्या मैंने यहाँ पर पत्ती का रंग लिखा? यहाँ चलिए दिख तो रहा है, ध्यान दीजिएगा। पत्ती का रंग कैसा है? हरा है। हरा हरा का हरा है। पत्ती का रंग कैसा बाबू? हरा है। अब यहाँ पर आप समझिएगा, पत्ती के अंदर है उपस्थित जल। पत्ती के अंदर क्या उपस्थित है बच्चा लोग? जल। अब यहाँ जो जल है, यहाँ जो जल है, इसमें जो हमारा क्या है बच्चा लोग? जो जल है वो दो अणुओं में बढ़ जाता है। जल यहाँ क्या होता है बच्चा लोग? टूट जाता है। जल क्या होता है? टूट जाता है। किसके साथ मिलकर के? किसके साथ मिलकर के जल दो अणुओं में बढ़ जाता है? अर्थात ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, ध्यान दीजिएगा। ये जो सूर्य का प्रकाश आया, फोटोसिंथेसिस की क्रिया 2 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है बाबू? 2 स्टेप में। पहला क्या होता है? सूर्य का प्रकाश आया, सूर्य का प्रकाश आया और इस जल को 2 भागों में बांट देगा। पहला 2H2 और प्लस O2, अर्थात इसका सूत्र कुछ इस प्रकार बन जाएगा 2H2 प्लस O2। अर्थात जल के 2 अणु को ये बांट देता है, तोड़ देता है। क्या करता है बच्चा लोग? तोड़ देता है, आपस में ही तोड़ देता है। जल के अणु को विखंडित कर देता है, तोड़ देता है। अब यहाँ से सूर्य का प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। सर कैसे बोल रहे हैं? सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। जहाँ पर जरूरत था अब हो गया काम। सूर्य का प्रकाश आया, सूर्य के प्रकाश में था ऊर्जा। क्या था बाबू? ऊर्जा। अब मैंने आपको बताया था कि सूर्य के प्रकाश में कौन सी ऊर्जा होती है? फोटोन नामक कण की ऊर्जा होती है। फोटोन, फोटोन ऊर्जा होती है। और सूर्य के अंदर, सूर्य के पत्ती में जो क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोफिल होता है, ये इन्हीं फोटोन कणों को एब्जॉर्ब कर अर्थात खींच के अपने अंदर अवशोषित करके, एब्जॉर्ब का हिंदी होता है अवशोषित करके, अवशोषित करके क्या करता है? ये जल को तोड़ देता है। अब जल को तोड़ देने के बाद यहाँ पर अगली प्रोसेस होती है, अर्थात ये फर्स्ट स्टेप था। और दूसरा स्टेप में आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा स्टेप में क्या होता है? अब ये पत्ती वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। अर्थात अब पत्ती क्या लेगी? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेगी और ये जो अणु में टूटा हुआ था वो लेगी। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा लेता है 2H2O। अर्थात हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या लेती है? अगर हम इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर लिखें, अगर इन दोनों को मिलाकर हम यहाँ लिखें तो प्लस O2 भी लिख सकते हैं। और इससे जो बनता है बच्चे लोग ध्यान देना, मैं पत्ती का हरा रंग थोड़ा सा मिटाता हूँ, यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा आसानी होगी। ध्यान देना बाबू, ये देखो ये लिया। अब ये तो ऑक्सीजन क्या होता है ना, ये बाहर निकल जाता है, ये बाहर निकल जाता है। ये इस पत्ती से क्या होता है बाबू? बाहर निकल जाता है। क्या होता है? बाहर निकल जाता है। अर्थात ये क्या निकल रहा है? हमारा O2 निकल रहा है। क्या निकल रहा है बच्चा लोग? O2 निकल रहा है। इस पत्ती से क्या निकल रहा है बच्चा लोग? O2 निकल रहा है। क्या निकल रहा है? O2। और O2 को कौन ग्रहण करता है? O2 मतलब कि ऑक्सीजन। O2 मतलब ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को बच्चा लोग हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। ऑक्सीजन को क्या करते हैं बच्चा लोग? हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं, यहाँ पत्ती उसको ग्रहण कर लिया। पत्ती ऑक्सीजन गैस को छोड़ा, हम लोगों ने उसे ग्रहण कर लिया। क्योंकि हमारे शरीर के भोजन को ऑक्सीकृत करने के लिए, भोजन को पचाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमारे शरीर में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन गैस को अब्जॉर्ब करके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले चैप्टर में वन शॉर्ट वीडियो में मैं आपको उसको समझाऊंगा। एक ही वीडियो में आपको पूरा श्वसन अंग खत्म हो जाएगा। आप लोग बस इस चैप्टर को थोड़ा सा, ये लंबा था, थोड़ा सा बड़ा, लंबा नहीं बोल सकते, थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को आप बारीकी से समझे, छूटे ना। उस चीज़ को भी मैं बारीकी से समझाऊंगा, लेकिन वन शॉट में बहुत ही खतरनाक होगा वो, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। बस अभी मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अभी ऑक्सीजन गैस को ये निकाल लिया, मतलब कि अब इसके पास ऑक्सीजन गैस नहीं है, तो हम यहाँ से ऑक्सीजन गैस को चाहे ना तो हटा सकते हैं।
यहाँ पर चाहे इस ऑक्सीजन गैस को हटा सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे ना, इसको यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, पूरा H2O ही लिखते हैं। हमें बस पता है कि ये पहला स्टेप में टूट चुका है, अब वो वही काम होता है, पहला स्टेप में यहाँ टूट चुका है, लेकिन मैं आपको दर्शाने के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि समीकरण यहाँ बनता है। ध्यान दीजिएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, अर्थात हम सिर्फ जल नहीं, यहाँ से हम क्या कर देंगे, इस ऑक्सीजन को गायब कर देंगे, इसलिए मैंने लिखा था अभी। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, हम इस ऑक्सीजन को गायब कर देंगे, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो हाइड्रोजन था, अब ये दोनों आपस में मिलके बनाएगा C6H12O6। और क्या बनाता है, अब देखो बाबू, अब इसने बाहर क्या निकाल दिया, जो मैंने यहाँ से गायब किया उसे भी आप लिख दीजिए, O2। ऑक्सीजन गैस था, उसे इसने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। इसके बावजूद भी पत्ती में क्या होता है, हरापन बची रहता है, नरमपन बचा हुआ रहता है, तो वो होता है हमारा जल के कारण। अर्थात हम यहाँ लिखेंगे H2O। क्या लिखेंगे बाबू, H2O। क्या आप लोग को दिख रहा है, प्लस H2O, प्लस H2O। ध्यान दीजिएगा। लेकिन अभी अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये तो हमारा रासायनिक समीकरण है, लेकिन अभी ये संतुलित नहीं है, ये समीकरण संतुलित नहीं है, ये समीकरण संतुलित नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। अब यहाँ पर हम O लिख देते हैं ताकि हमारा समीकरण बने 12 6CO2 12 H2O। और क्या चाहिए बाबू, एकदम स्पष्ट लैंग्वेज में लिखेंगे, यहाँ पर हमें चाहिए प्रकाश, हमें चाहिए प्रकाश, और हमें चाहिए क्या, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। बाबू अगर कहीं मिस्टेक हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर शायद मैंने क्लोरोफिल बोलना भूल गया होगा, ध्यान दीजिएगा। ये पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर, कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्या बाबू, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये बनाता है, ये अपना भोजन बनाता है। हाँ बाबू, अर्थात पौधों का भोजन है ग्लूकोज। पौधों का भोजन क्या है बाबू, ग्लूकोज, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, दूसरी भाषा में इसको हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। अर्थात एक पौधा प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है। यहाँ पर अभी समीकरण संतुलित नहीं है, तो मैं इसे संतुलित कर लेता हूँ, H2O 6H2O, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा रासायनिक समीकरण बन गया। अब यहाँ से प्रकाश संश्लेषण आपका हो गया पूरी तरह से खत्म। लेकिन अभी मैं ख़त्म नहीं करूँगा, अभी और बाकी हैं चीज़ों को, तो आप लोग समझिए, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण कब होगा, पहला बात, प्रकाश संश्लेषण केवल तो केवल दिन में होता है। पहले बात मैंने क्या बोला, प्रकाश संश्लेषण केवल तो केवल दिन में होगा। दूसरी बात मैंने बोला, प्रकाश संश्लेषण 2 चरणों में होता है। पहला चरण जहाँ प्रकाश की उपस्थिति में होगा, अर्थात ये जल टूट के इसमें 2H2O और O2 में बदल जाता है, और ये O2 गैस बाहर निकल जाता है, बचता हमारा सिर्फ H2, और ये H2 और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। बाकी तो आपने ये पहले ही निकाल दिया बाहर, और जो हमारा जल रहता है वो उसी के अंदर उपस्थित रह जाता है, थोड़ा मोड़ा कण उपस्थित रहता है जल का। ध्यान दीजिए, पहला चरण में प्रकाश की उपस्थिति में होता है। पहला चरण किसकी उपस्थिति में हो रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है। और दूसरा चरण प्रकाश की उपस्थिति ना भी रहे तब पर भी हो जाएगा, प्रकाश नहीं भी रहे तब पर भी हो जाएगा। आप समझिए, प्रकाश अगर नहीं भी रहे तब पर भी दूसरा चरण हो जाएगा, क्योंकि दूसरे चरण में हमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। भोजन बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। प्रथम चरण में ये टूट गया, प्रथम चरण में क्या होगा बच्चा लोग, टूट गया। सर अगर हमें पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो मैं आपको एक आसान परिभाषा बताऊं, चलिए बताते हैं। मैं आपको एक आसान परिभाषा बताता हूं। अच्छा आप लोग नोट डाउन कीजिए, मैंने बोला था कॉपी में लिखने के लिए, आप लोग अभी वीडियो को रोकिए, आप कॉपी निकालिए फटाक दूर जल्दी, और प्रश्न लिखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। जल्दी प्रश्न लिखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या है या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, जल्दी लिखिए। एकदम एक सटीक जवाब में आंसर मिलेगा, प्रकाश संश्लेषण क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो लिखिए, पौधे सूर्य से सूर्य के प्रकाश ग्रहण कर, पौधे सूर्य से सूर्य का प्रकाश ग्रहण कर, या फिर हम ऐसे लिखेंगे, पौधे प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, ऐसे लिखेंगे, एकदम आराम से लिखेंगे, और हम लोग समीकरण भी लिखेंगे। पौधे प्रकाश की उपस्थिति में तथा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण कर, जमीन से जल ग्रहण कर, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बाबू, क्लोरोफिल की उपस्थिति में
अपना भोजन बनाता है, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या फिर प्रकाश संश्लेषण की एक और अच्छी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, हाँ परिभाषा लिख सकते हैं, जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अर्थात बाबू यहाँ पर जितने भी चीज़ें हुई, यहाँ पर जितने भी क्रियाएं हुई, सब एक प्रकार का क्रिया था, सब एक प्रकार का स्टेप बाय स्टेप एक क्रिया था जो पौधे में भोजन बनाने का काम कर रहा था। आ रहा मेरी बात समझ में? पौधे में क्या कर रहा था बाबू? भोजन बनाने का काम कर रहा था। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग जानेंगे आगे की बातें, लेकिन मैं उससे पहले आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो सूर्य से प्रकाश आई, ये जो सूर्य से प्रकाश आई, ये प्रकाश, ये विकिरण, ये किरणें किस रूप में बदल जाती है? तो याद रखिएगा, सूर्य की प्रकाश तथा परिवर्तन हो जाती है रासायनिक ऊर्जा में। सूर्य का प्रकाश किस में बदल जाती है बाबू? रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश, सूर्य का ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती है? रासायनिक ऊर्जा में। याद रखिएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश ऊर्जा किस में बदल जाती है? परिवर्तित हो जाती है रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा किस में बदल जाती है बाबू? रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। दूसरी बात है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस बाहर निकलता है, कौन सा गैस उत्पन्न होकर बाहर निकल जाता है? आप लोग इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैंने बहुत देरी से आपको बताया कि कौन सा गैस बाहर निकल जाता है। आपको मैंने कई बार बताया है कि यहाँ पर जो जल से हमारा ऑक्सीजन गैस निकला, ये गैस बाहर निकल जाता है, जिसे हम क्या करते हैं बाबू? ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं बच्चा लोग? ग्रहण कर लेते हैं। ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं बच्चा लोग? ग्रहण कर लेते हैं। आप लोग इसको बार बार मैं बता रहा हूँ ताकि ये आपको याद हो जाए, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस ही उत्पन्न होता है। सर, श्वसन क्रिया में कौन सा गैस उत्पन्न होता है? जब हम श्वसन पढ़ेंगे तो कौन सा गैस उत्पन्न होगा? बच्चा लोग, हम लोग शरीर से निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अर्थात श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होता है। समझिए, हम लोग जब श्वसन पढ़ेंगे जस्ट इसी का उल्टा पढ़ेंगे। सिंपल है, इसी का उल्टा, ये आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा इधर। सिंपल है एकदम, चिंता मत कीजिए, वो भी मैं पढ़ाऊँगा आपको। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में शुरू से लेकर के अंत तक सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल में होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल में होता है। सारी प्रक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल में होता है। सारी प्रक्रियाएं किसके अंदर होते हैं बाबू? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल में होता है। आप ये बात समझिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से लेकर के अंत तक कहाँ होती है बाबू? क्लोरोप्लास्ट में होती है। समझ में आया आपको? अगर जब आप क्लोरोप्लास्ट हो तो क्लोरोप्लास्ट दीजिएगा, क्लोरोफिल हो तो क्लोरोफिल दीजिएगा। आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। समझ में आया मेरी बात? अभी यहाँ तक बातें क्लियर हुई? पूछेगा आपसे प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखे, क्या आप लिखने में सक्षम है? 6CO2 12H2O, प्रकाश की उपस्थिति, क्लोरोफिल की उपस्थिति प्लस ग्लूकोज C6H12O6, और जो गैस निकलता है उसकी लगभग 6 अणुएं होती हैं, 6 ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में 2 अणु होता है, तभी ये पूर्ण बंधन बनता है। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन 6 अणु निकलती है प्लस 6H2O, अर्थात जल की भी कुछ बूंदें उसमें बच जाती है। इतनी बात मेरी क्लियर हुई। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन उत्पन्न करते हैं, भोजन बनाते हैं, उन्हें हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप अपने जवाब में आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, जब पौधे प्रकाश की उपस्थिति में तथा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से जल ग्रहण कर अपने अंदर उपस्थित क्लोरोफिल की उपस्थिति में
पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल की मौजूदगी में पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं उन्हें भी हम प्रकाश संश्लेषण कह सकते हैं। आप दोनों परिभाषा को लिख ले और जो आपको याद हो जाए उसी में आप प्रश्न का उत्तर दे दें। अगर आप इस प्रकार में याद करते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर, जमीन से जल ग्रहण कर, तो आपको ये बात मैं निश्चित बताता हूँ कि इसके साथ साथ आपको ये समीकरण भी याद हो जाएगा। आपको ये पता चलेगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, जल ले रहा है, और प्रकाश की उपस्थिति, क्लोरोफिल की उपस्थिति, आराम से बना लीजिएगा। बनाया क्या? ग्लूकोज। देख लीजिए, मतलब कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से जल, प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाता क्या है? ग्लूकोज, और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालता है और जल बच जाता है। बस सिंपल है। अगर आप मेरे द्वारा याद कीजिएगा तो आपको समीकरण के साथ साथ परिभाषा भी याद हो जाएगा। तो आप समझिए आपको किस भाषा में याद करना है। सिंपल, पहले वाला भी बहुत हल्का था, ये वाला भी बहुत हल्का है। चलिए, अभी समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर से गैस कहाँ से निकलता है, वो चीज़ें थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, पौधे के पत्ती के अंदर होता है रंध्र। क्या होता है बाबू? रंध्र, जिसको हम लोग अस्टोमाटा कहते हैं। अस्टोमाटा, क्या कहते हैं बाबू? अस्टोमाटा कहते हैं। क्या आप लोग को दिख रहा है अस्टोमाटा? क्या आप लोग को दिख रहा है ये अस्टोमाटा? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा, पौधे को मिटाते हैं हम थोड़ा सा। ध्यान दीजिएगा बाबू, इस पत्ती के अंदर होता है अस्टोमाटा। अस्टोमाटा, अस्टोमाटा के अंदर द्वार होती हैं। कुछ इस प्रकार की द्वारें होती हैं। कुछ इस प्रकार के क्या होती है बाबू? द्वारें होती हैं। ये द्वार अभी खुला हुआ है। इसके अंदर से गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आता है, जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। आप समझिए कि ये ओपन अस्टोमाटा है। ये अस्टोमाटा का द्वार अभी खुला हुआ है, लेकिन जब हम इसे ऐसे बनाते हैं, जब इसे हम ऐसे बनाते हैं तो समझिए कि इसका द्वार क्या है? ये अभी बंद है। तो आप समझिएगा ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ये इसका द्वार कहलाता है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। जैसे हमारे शरीर में क्या है? नासिका है, जहाँ से ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से बाहर निकलता है। समझिए, ध्यान दीजिएगा। एक छोटी सी बात ऑब्जेक्टिव टाइप में मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि पौधे को पत्ती का ऊर्जा का गृह कहा जाता है। पौधे में ही पत्ती की सारी ऊर्जाएं, सारा भोजन बनता है, अर्थात भोजन का घर किसे कहते हैं? अर्थात पावर ने फूड ऑफ हाउस, फूड ऑफ हाउस, ठीक है। अर्थात भोजन का गृह, भोजन का गृह, भोजन का गृह किन्हें कहा जाता है बाबू? भोजन का गृह किन्हें कहते हैं? तो पौधे में भोजन का गृह पत्ती को कहा जाता है। भोजन अर्थात पौधे में भोजन का गृह पत्ती को कहा जाता है। इस बात को आप लोग विशेष करके याद कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, इतना बात हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हम लोग, और आगे बढ़ेंगे हम लोग जंतुओं में पोषण, जो कि आपके क्लास 10 के लिए 200% इम्पॉर्टेंट है। 200% क्या है बाबू? इम्पॉर्टेंट है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसे हम मिटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जंतु में पोषण, जंतु में पोषण। सर, जंतु में पोषण पढ़ने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा बच्चा लोग कि जंतु होते कितने प्रकार के हैं। तो आप लोगों ने क्लास 9th में कोशिका पढ़ा होगा, और कोशिका के आधार पे आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि जंतु 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और एक बहुकोशिकीय। एक होता है एक कोशिकीय और एक होता है बहुकोशिकीय। ध्यान दीजिए, जिसमें बहुत सारा कोशिका होता है उसे हम बहुकोशिकीय प्राणी कहते हैं, और जिसके अंदर मात्र एक कोशिका होता है उन्हें हम एक कोशिकीय प्राणी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे एक कोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी जिसके अंतर्गत आता है अमीबा। अमीबा आता है, और इसके अंदर आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम आता है।
अभी हमारा जो छोटा सा टॉपिक होगा वो होगा अमीबा पर, और अमीबा बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। समझिए कि आपको वो फटाक दूर याद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अमीबा। अमीबा का एकदम स्टार्टिंग पॉइंट याद रखिए, एकदम अगर आपको लिखना है तो एकदम सिंपल ही सुनिए खाली। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है, यह मृदुजलीय प्राणी। सर मृदुजलीय क्या होता है? मृदुजलीय क्या होता है? मृदुजलीय, ये क्या लिख दिया आपने बाबू? मृदुजलीय मतलब साफ सुथरा पानी, जो मीठा पानी होता है, जो गंदा ना हो, जो नमकीन ना हो, सिंपल समझिए मृदुजलीय प्राणी वह होता है। सर ये अमीबा प्राणी है तो सर ये चल सकता है, फिर सकता है, दौड़ सकता है? दौड़ने की तो बात नहीं पता बाबू, लेकिन चल फिर सकता है जरूर है, सांस ले सकता है, खाना भी खा सकता है। सर खाना भी खा सकता है? तो बताइए तो ये खाता होगा? एक कोशिकीय प्राणी, इतना छोटा प्राणी, इतना छोटा प्राणी कि हम उसको माइक्रोस्कोप से ही देख पाएंगे बाबू। समझिए, अमीबा को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, और अमीबा का जो प्रिय भोजन होता है वो होता है शैवाल। और शैवाल एक ऐसा पौधा है जो एक कोशिकीय होता है। शैवाल एक ऐसा पौधा है जो कैसा होता है बाबू? एक कोशिकीय होता है। शैवाल एक ऐसा पौधा है जो एक कोशिकीय पौधा होता है। एकदम इसका फेवरेट भोजन, जैसे कि आपका फेवरेट जो भोजन होता है ना, जैसे किसी का फेवरेट होता है रसगुल्ला। सर अभी बोल के मुंह में पानी मत लाइए, चलिए पानी ध्यान देना बाबू। अमीबा जो एक कोशिकीय प्राणी होता है, प्लस में ये साफ सुथरा जल में पाया जाता है। शैवाल हमारा एक कोशिकीय प्राणी होता है, ठीक है। और अमीबा का फेवरेट भोजन, स्वादिष्ट भोजन, सबसे मनचाही भोजन जो होता है वो शैवाल होता है। आगे ध्यान देते हैं, अमीबा की जो आकृति होती है, अगर मैं अमीबा की आकृति की बात करूँ तो आप जिस तरह भी बना दें वही हमारा क्या हो जाएगा बाबू? अमीबा हो जाता है। ये अमीबा के अंदर क्या केंद्रक है। अमीबा के शरीर में बहुत सारी रचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। सर कितनी रचना है? तो बाबू इसके अंदर ये जीव द्रव्य है, ये द्रव्य होता है, ठीक है। ये इसका शरीर है। ये जो इसके अंदर ये दो चीज़ रचनाएं निकली है ना बाहर, मैं इसको थोड़ा सा और उभार के निकालता हूँ। ऐसे मान लो, ऐसे करके जो निकला हुआ है, हाँ, और ये थोड़ा सा जो ऐसे करके जो निकला हुआ है, ऐसे मान लीजिए आप लोग। ये जो दो चीज़ निकला हुआ ना, इसे कहते हैं कूटपाद। और ये इसके शरीर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कूटपाद। कूटपाद। अगर अमीबा की आकृति में कभी परिवर्तन होता है तो इन्हीं कूटपाद की सहायता से होता है। अगर मान लीजिए एक कूटपाद इधर चल गया, एक कूटपाद इधर चल गया, तो अमीबा में अपने में ही दो भागों में बढ़ जाता है। और अमीबा जिस दो भागों में बढ़ता है वहीं से एक अमीबा, और ये एक अमीबा बन जाता है। अर्थात कह सकते हैं अमीबा एक अमर प्राणी भी कहा जाता है, जो कभी नहीं मरता है। मरने से पहले क्या करता है, वो अपने आप को दो टुकड़ों में बांट देता है और दो नया अमीबा का निर्माण हो जाता है। लेकिन हाँ, पहले वाला अमीबा तो ख़त्म ही हो गया ना, अब नया अमीबा बन गया दो। तब समझिए इसके अंदर होता है ये कूटपाद, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं इसके अंदर भोजन के अंतर्ग्रहण क्या बता बाबू, ये भोजन कैसे खाता है ये छोटी सी प्रक्रिया में समझाता हूँ। इसमें हम छोटा सा चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैं एक सेकेंड, अभी यहाँ पर ये है एक भोजन। अभी ये भोजन कहाँ है? बाहर है। लेकिन अगले ही स्टेप में ये भोजन क्या करेगा, ये धीरे धीरे कूटपाद बढ़ेगा, ये कूटपाद बढ़ेगा और इसको दोनों पट्टी से घेर लेगा। इसको दोनों पट्टी से क्या कर लेगा बाबू? घेर लेगा, और ये भोजन चल जाएगा इसके अंदर। अब समझिए, अमीबा की आकृति अनिश्चित होती है, ये किसी भी अंग से भोजन ग्रहण कर सकता है। सर अगर मैं ये भोजन यहाँ ला दूँ तो अब ये दोनों नहीं बढ़ के ये दोनों बढ़ने लगेगा। अगर मैं ये भोजन यहाँ ला दूँ, इसलिए मैंने ऐसे आकृति बनाया था। अब ये क्या करेगा, ये अपना ये अंग बढ़ाएगा, ये अपना ये अंग बनाएगा। मतलब कि ये शरीर के किसी भी अंग को कूटपाद बना सकता है, और उससे जैसे जिस अंग के जिस तरफ अब मान लो पीछे मेरे, अगर मान लो मैं ही अमीबा हूँ, अगर मेरे पीछे भोजन है तो मैं क्या करूँगा, भोजन के पीठ वाले शरीर को बाहर निकालूंगा और डायरेक्ट उस भोजन को अंदर कर लूँगा। ऐसा मतलब अमीबा का होता है। अमीबा का कोई आकृति निश्चित नहीं होता है। अभी ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ये भोजन आ गया अंदर।
अब ये भोजन क्या होता है, इसके अंदर होता है रसधानी, ये हमारा केंद्रक है और ये हमारा भोजन है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ये है इसका भोजन है और ये इसका केंद्रक है, और ये यहाँ था इसका कुटपाथ था ये, ठीक है। अब समझिए कि भोजन इसमें कैसे पचता है। इसके अंदर होती है, कोशिका में ही होती है रसधानी। क्या होता है चलो, रसधानी होता है। अमीबा में जब भोजन अंदर जाता है तो वो रसधानी में पचता है। याद रखिएगा, भोजन पाचन किस में होता है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो रसधानी में होता है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है बाबू, रसधानी में होता है। अर्थात अमीबा अंतर्ग्रहण करता है, रसधानी में पाचन करता है और उसको बाहर निकाल देता है। सर कहाँ बाहर से, कहाँ से निकालता है, क्या विशेष अंग होता है? नहीं बाबू, इसका भी कोई विशेष अंग नहीं होता है, बाहर निकालने का कोई अंग विशेष नहीं होता है, बस बात खत्म है। ये किसी भी अंग से, इस यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी ये बाहर निकाल सकता है और कहीं से भी ये भोजन ग्रहण कर सकता है। ना तो इसकी आकृति निश्चित है, ना तो अंदर ग्रहण करने की जगह निश्चित है, ना तो बहिष्करण करने की जगह निश्चित है, ना तो खाने का ठिकाना, ना तो बाहर निकालने का ठिकाना। आप समझिए, मतलब किसी भी अंग से ये बाहर निकाल सकता है और किसी भी अंग से ये अंदर ग्रहण कर सकता है। अब बस एक छोटी सी बात समझिए, यहाँ तक मुझे लगता है अमीबा की सारी बातें क्लियर हो गई होगी। सर अमीबा के बारे में अगर कोई और डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के ज़रिए इसे एक स्पेशलिस्ट आपको बताऊंगा। 2 से 4 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा, एकदम स्पष्ट। अगर आपको अभी भी कहाँ पर कोई दिक्कत है, आप समझिए कि ये इसका कुटपाद होता है, इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, अमीबा में ही रसधानी होती है, अमीबा के पूरा शरीर अनिश्चित आकार का होता है। ये मृदु जलीय, ये कहाँ पाया जाता है, ये स्वच्छ पानी के जल में पाया जाता है अर्थात साफ़ सुथरा जल में पाया जाता है। इसका प्रिय भोजन क्या होता है बाबू, शैवाल होते हैं। और एक और चीज़ होता है जिसका नाम है डाइटम। क्या बोले हम बाबू, डाइटम, याद रखिएगा, शैवाल या डाइटम। डाइटम डाइटम भी एक प्रकार का पौधा ही होता है, लमसम में छोटा पौधा होता है, एक कोशिकीय होता है। डाइटम या शैवाल इसका प्रिय भोजन होता है, लेकिन सबसे प्रिय भोजन जो होता है वो शैवाल होता है, जो कि ये भी एक कोशिकीय प्राणी है, एक कोशिकीय पौधा होता है, ठीक है। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है, यह मृदुजलीय प्राणी है। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी के साथ साथ मृदुजलीय प्राणी है, यह अनिश्चित आकार का होता है। ये इसके अंदर एक कुटपाद पाया जाता है जो भोजन को पकड़ने व भोजन को बाहर निकालने का कार्य करता है। आप लोग समझिए, इतना बात समझ में आ गया होगा। भोजन खाने के बाद वह भोजन का पाचन रसधानी में करता है, वह उसका बहिष्करण कर देता है। चलिए, इतना बात क्लियर हुआ, इतनी बात क्लियर हुआ। अब आगे बढ़े हम लोग, शैवाल की ओर बढ़े, पैरामीशियम की ओर बढ़े, पैरामीशियम की ओर बढ़े। शैवाल तो इसका भोजन था, पैरामीशियम के आगे बढ़े। चलिए बढ़ते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ज़रूर आपको दोबारा बताऊँगा। पैरामीशियम, ध्यान देना बाबू, क्या बता रहे हैं हम, पैरामीशियम। चलिए पहले पैरामीशियम की आकृति बना लेते हैं। एकदम आकृति बहुत ही सिंपल होने वाली है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं होगा आकृति में, ठीक है। आकृति बहुत ही सिंपल होने वाली है। चलिए, ये हो गया इसकी आकृति, लेकिन इसके ऊपर होती हैं छोटी छोटी रोएँ। क्या होती है बाबू, छोटी छोटी रोएँ होती हैं। इन रोएँ को हम लोग सिलिया कहते हैं। इन रोएँ को क्या कहते हैं बाबू, सिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इन रोए को कहते हैं सिलिया। इसके अंदर ये जो रचना दिख रही है आपको, ये जो रचना दिख रही है, ये है इसका मुख। सर इसके अंदर मुख पाया था, हाँ बाबू, इसके अंदर मुख पाया था है। इसके अंदर खाने का जगह और यहाँ से इसके शरीर से ये चीज़ बाहर निकलता है, ऐसी कुछ रचनाएं होती हैं। ये बहिष्करण जगह है, अर्थात बोल सकते हैं उत्सर्जन अंग। इसको क्या बोल सकते हैं, उत्सर्जन अंग बोल सकते हैं। यहाँ से भोजन क्या होता है बाबू, जो पचा हुआ भोजन होता है वो बाहर निकलता है। सर ये इसके अंदर भोजन जाता कैसे है, पचता कैसे है, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी पढ़ेंगे, ध्यान देना। पैरामीशियम एक प्राणी समभोजी, अर्थात पैरामीशियम कैसा है बाबू, प्राणी समभोजी, अर्थात प्राणी सम, हम बताए थे आपको विषमपोषी, विषमपोषी, परपोषी और प्राणी समपोषी। उसी प्रकार के इसी ये प्राणी समपोषी अर्थात प्राणी समपोषी है।
अर्थात यहाँ ये अपना भोजन भी दूसरे से ग्रहण करता है। हमारी तरह ही, हम मनुष्य की तरह ही ये अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे इसको मान लीजिए किसी चीज़ की आवश्यकता, जैसे हमें अंडे खाने की आवश्यकता है तो हम मुर्गी के पास जाके अंडे लाएंगे, दुकान से लाते हैं, लेकिन अंडा आता है मुर्गी से ही, इसीलिए हम मुर्गी से अंडा लेते हैं, न कि मुर्गी को खा जाएंगे, ऐसा बात तो नहीं है। अर्थात अंडा चाहिए तो हम लोग मुर्गी से अंडा लेंगे और फिर खाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार ये भी एक ऐसा प्राणी है जो किसी जीव से वो भोजन ग्रहण करता है, एकदम सेम टू सेम हमारी तरह। पैरामीशियम एक कोशिकीय होता है, ये बात याद रखिएगा। पहला बात ये बता दिए हम। दूसरा बात ये है पैरामीशियम एक कोशिकीय होता है। पैरामीशियम कैसा प्राणी है बाबू? एक कोशिकीय प्राणी है। पैरामीशियम एक कोशिकीय प्राणी है। ये भी मृदुजलीय प्रोटोजोआ है। मृदुजलीय प्रोटोजोआ है। मृदुजलीय प्रोटोजोआ प्राणी है, अर्थात ये भी पैरामीशियम भी एक मृदुजलीय प्राणी है, अर्थात ये भी एक ऐसा जीव है जो साफ सुथरे पानी में रहता है। सर ये कोशिकीय प्राणी मतलब ये नहीं कि वो हमेशा खारा पानी में रहेगा, गंदा पानी में रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये भी हमेशा साफ सुथरे जल में पाया जाता है। ये है पैरामीशियम की कुछ बातें। अब इसकी हम समझते हैं रचना। इसका आकार निश्चित होता है। इस आकार देख के आपको लग रहा होगा ना ये चप्पल आकार का है। देखिए तो थोड़ा सा आप इधर से देखिए, थोड़ा सा इधर साकरा इधर चौड़ा है, आप देखिए तो कुछ चप्पल के जैसा लग रहा है, कुछ आपको ये चप्पल जैसा लगेगा। इसे चप्पलाकार भी कहते हैं। इसकी आकृति चप्पलाकार होती है, ये चप्पल आकार का होता है। अर्थात पैरामीशियम, बार बार अमीबा बोला जा रहा है बाबू, सॉरी, इसके लिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है मुझसे। पैरामीशियम की आकृति चप्पलाकार होती है। पैरामीशियम की आकृति कैसी होती है बाबू? चप्पलाकार होती है। इसके शरीर पर सिलिया जैसी रोएं निकली होती है, जिसे हम सिलिया कहते हैं। इसके अंदर मुख द्वार होता है। इसके अंदर क्या होता है बाबू? मुख द्वार होता है। भोजन यहाँ से जाकर डायरेक्ट इस रसधानी में पहुँचता है। भोजन कहाँ पहुँचता है बाबू? डायरेक्ट इस रसधानी में पहुँचता है। भोजन यहाँ डायरेक्ट रसधानी पहुँचता है और फिर भोजन आगे चला जाता है और डाइजेस्ट होने लगता है। इसी के शरीर के अंदर ये सारी चीज़ें जाके ये क्या होता है बाबू? डाइजेस्ट होने लगता है और ये डायरेक्ट नीचे आकर के इस के द्वारा क्या होता है बाबू? बाहर निकल जाता है। इसे हम कहते हैं, ये जो लास्ट वाला चीज़ है इसे कहते हैं हम लोग भोजन रसधानी। भोजन रसधानी इसे कहते हैं हम लोग भोजन रसधानी। अर्थात पैरामीशियम भोजन ग्रहण किया, ये रसधानी में चला गया। ये कहाँ चला गया बाबू? भोजन रसधानी निर्माण में चला गया और यहाँ से ये क्या होगा? पचते हुए आगे बढ़ेगा। ये भोजन रसधानी तक पहुँचकर ये बाहर निकल जाएगा। अर्थात अंततः ये भोजन धीरे धीरे डाइजेस्ट होकर पचकर बाहर निकल जाता है इस मार्ग द्वारा। अर्थात इसे बहिष्करण मार्ग भी कहते हैं। इसके अंदर जो मुख पाया जाता है उसे हम लोग कोशिका मुख भी कहते हैं। इसके अंदर जो मुख पाया जाता है उसे हम कोशिका मुख या साइटोस्टोम ऐसे कहते हैं। साइटोस्टोम भी कहा जाता है। अर्थात इस मुख को कोशिका मुख भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू? कोशिका मुख भी कहा जाता है। इतनी बात आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गई होगी, मुझे पता है। पैरामीशियम के बारे में कुछ नहीं जानता, बस इतना जानना है कि ये प्राणिसम पोषी होती है या फिर प्राणिसम भोजी होती है। ये ऐसे याद रखिए, प्राणिसम भोजी। अरे भोजी पोषी दोनों बात बराबर होता है, बस आप ये समझिए। ये प्राणिसम भोजी है, एक कोशिकीय प्राणी है। ये एक कोशिका का बना होता है। ये मृदुजलीय प्राणी है, अर्थात साफ सुथरे जल में पाया जाता है। ये मृदुजलीय है। अमीबा की आकृति चपलाकार होती है। अमीबा की आकृति कैसी होती है बाबू? चपलाकार, अर्थात इसकी आकृति एक निश्चित आकार का होता है, चपलाकार होता है। इसके शरीर के ऊपर रोएं निकली होती है, बहुत सारे रोएं निकली होती है। जैसे हमारे शरीर पर बाल निकले होते हैं बहुत सारे, उसी प्रकार इसके शरीर के ऊपर रोएं निकली होती है, जिसे हम सिलिया कहते हैं। इस रोए को क्या कहते हैं बाबू? सिलिया कहते हैं। और पैरामीशियम की एक खास बात याद रखिएगा, ये इसी सिलिया के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आता जाता है। ये बात आप जरूर याद रखिएगा।
इसके शरीर पर रोएं निकली होती है जिन्हें हम सिलिया कहते हैं। भोजन ग्रहण करने के लिए विशेष अंग होता है जिसे कोशिका मुख कहते हैं। वह भोजन ग्रहण करने के साथ वह भोजन रसधानी में जाकर वो पचकर ये बहिष्करण मार्ग द्वारा, इसे हम बहिष्करण मार्ग कह सकते हैं, बहिष्करण, ये बहिष्करण द्वार या मल द्वार भी बोल सकते हैं, बहिष्करण द्वार द्वारा ये बाहर निकल जाता है। आशा है कि आपको यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट भाषा में समझ में आ गई होगी। आगे का क्लास हम लोग, आगे का जो चीज़ है वो हम लोग एक वीडियो में आगे जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पाचन। वो हमारा क्या है बाबू? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र अर्थात डाइजेस्टिक सिस्टम। वो जंतु के पोषण में सबसे बड़ा कोई चीज़ है तो वो है जंतुओं का पोषण, जिसमें मैं आपको बहुत ही बारीकी से हर चीज़ को समझाऊंगा। यहाँ तक जो था वो जंतुओं में पोषण में एक कोशिकीय प्राणी था, लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुकोशिकीय प्राणी, और मैं उसे आपको एक वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अब ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। ध्यान दीजिएगा। आशा है लमसम में कि आपको यहाँ तक समझ में बिल्कुल स्पष्ट भाषा में आ गई होगी। मैं आपसे कुछ सवालें पूछता हूँ, आप लोग उसको बताते चलिएगा, ठीक है? मैं मौखिक रूप से पूछ रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि पौधे में भोजन कहाँ बनता है? फटाफट जवाब दीजिए। पौधे में भोजन कहाँ बनता है? तो याद रखिएगा पत्ती में बनता है। पौधे में भोजन कहाँ बनता है बाबू? पत्ती में बनता है। कहाँ पर? पत्ती में कहाँ? तो क्लोरोप्लास्ट में। पत्ती में कहाँ बनता है बाबू? क्लोरोप्लास्ट में। पत्ती का रंग हरा क्यों होता है बाबू? क्लोरोफिल के कारण। पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग क्या होता है बच्चा लोग? हरा होता है। पत्ती का रंग कैसा होता है बाबू? हरा होता है। आगे ध्यान दीजिएगा। जंतु दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय प्राणी और बहुकोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी और बहुकोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी में जैसे अमीबा, पैरामीशियम ऐसे जीव होते हैं जिसके अंदर हम लोग पोषण पढ़ेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा। पोषण में अमीबा की आकृति अनिश्चित होता है। यहाँ पर तो अमीबा है नहीं, अमीबा की आकृति अनिश्चित होती है। वह एक कोशिकीय प्राणी है, वह मृदुजलीय प्राणी है। अमीबा के शरीर में कुटपाद पाया जाता है जिसकी सहायता से वो भोजन को पकड़ता है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान आ जा सकता है। कुटपाद की सहायता से वो इधर उधर बढ़ता है, ठीक है। अमीबा में भोजन का पाचन रसधानी में होता है। वह किसी भी अंग से वह बहिष्करण हो सकता है। आ रहा मेरी बात समझ में? मेरी बात आपको समझ में आई? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। पैरामीशियम एक चपलाकार प्राणी है। ये प्राणी समभोजी होता है, एक कोशिकीय होता है, मृदुजलीय प्रोटोजोआ प्राणी होता है। इसका शरीर पर शिलिया जैसी आकृति निकली होती है। इसके भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशेष अंग कोशिका मुख पाया जाता है जिसे साइटोस्टोम कहा जाता है, ठीक है। भोजन खाने के बाद ये भोजन रसधानी में जाता है। रसधानी के बाद ये भोजन धीरे धीरे डाइजेस्टिव होकर भोजन रसधानी में इसका पूर्णतः पाचन होकर ये बहिष्करण मार्ग द्वारा क्या होता है? बाहर निकल जाता है। आशा है आप लोग बिल्कुल ही अब क्वेश्चन को साथ साथ आप आंसर समझ गए होंगे। अगर आपको पैरामीशियम के बारे में पूछे तो आप बहुत आराम से लिख पाएंगे। अगर पैरामीशियम के बारे में पूछे तो बहुत आराम से, और अमीबा के बारे में भी पूछे तो बहुत आराम से लिख पाएंगे। चलिए आज की क्लास यहीं रहने देते हैं। अगला क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा ख़त्म कर दूंगा। लगभग 1 घंटा का वीडियो होगा। 1 घंटा 10-15 मिनट का हो जाए, उससे बेसी नहीं होगा बड़ा, समझिए। 1 घंटा से बेसी मैं बड़ा होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उसमें ही आपको इतना स्पष्ट क्लियर कर दूंगा कि आपको फिर कभी भी उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझिए। सिर्फ आप एक चित्र याद रख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आप लोग इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अगले वीडियो का खबर मिले और आपको भी अगले वीडियो की जानकारी मिले। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे परिवार को और लंबा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा परिवार अभी एक बहुत छोटा सा परिवार बना हुआ है। इतने परिवार में शायद आगे बढ़ना बहुत कठिन वाले कार्य होंगे, और मुझे भी मोटिवेशन कम मिलता रहता है, क्योंकि वीडियो में जब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का ऑप्शन में जब चेक करता हूँ बहुत कम रहता है ना, तो अंदर से बहुत कम मोटिवेशन मिलता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए यहाँ पर, उन्हें बताइए कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिहार के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई दे रहा है। इस साल की जो पढ़ाई है बिल्कुल और बिल्कुल फ्री है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटिव नोट्स चाहिए, जैसे चैप्टर ख़त्म होगा उसका नोट्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जाइए उस पर ज्वाइन होइए। आपको सारा लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, एक भी चार्ज आपको नहीं देना, एक भी पैसा आपको पे नहीं करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।